नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा डियर। आज हम बात करेंगे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर पर्यावरण का, जो कि ये प्रैक्टिस सेट है और ये 2018 का यूपी टेट का विगत वर्ष का पेपर है डियर। इस पेपर का आज हम बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे, आपको एक एक पॉइंट में समझाऊंगा। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं डियर। हो सकता है कि इस बार मेरे जो एक्सप्लेन मैं करने जा रहा हूं वहां से प्रश्न बन जाए, तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर करना ना भूलिएगा डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सुवर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। क्या वो एंथोसाइनिन होता है, कैरोटीनाइड होता है, लाइकोपीन या क्लोरोफिल होता है? तो आप जो अपने आसपास के पौधों को देखते हैं, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं डियर। और वो किसके कारण हरी होती हैं? तो वो जो हरी होती हैं डियर वो होती हैं क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल का जो मेन रीजन है डियर, वो क्लोरोफिल ही क्या, पौधों में जो है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश और पानी की इत्यादि को मिलाकर पौधे के लिए क्या, भोजन का निर्माण करता है। इसलिए पौधों के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है और इसकी पत्तियां हरी इसी की वजह से होती हैं। और पत्तियों में मैग्नीशियम तत्व भी पाया जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर लाइकोपीन पूछ ले तो ये टमाटर में पाया जाता है और टमाटर इसी की वजह से क्या, लाल होता है। अगर कैरोटीनाइड पूछ ले तो आप देखते हैं आपके घर में गाय भैंस आप पालते हैं, उसका जो दूध होता है वो जो हल्का पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण ही होता है डियर। तो इतनी चीजें इस प्रश्न से थी, वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से चलते हुए देखिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? क्या कॉपरलीफ, जेट्रोफा, कैंडल ट्री या सर्पगंधा? तो यूफॉर्बिएसी फैमिली का जो फसल है जिसे हम बायोडीजल उत्पादित करते हैं डियर, वो जेट्रोफा होता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, कई बार पूछा जाता है जेट्रोफा, तो नोट कर लीजिएगा जेट्रोफा, बी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? क्या अजवाइन के फूल है, तुलसी है, रोजमर्री है या धनिया है? तो डियर, अगर प्रश्न में जड़ी बूटियों की रानी न देता, औषधि पौधा न देता, केवल दे देता कि फला वृक्ष का ओसिमम सैक्टम किसका वानस्पतिक नाम है, तो ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ ने जड़ी बूटियों की रानी लिख दिया, पवित्र जड़ी बूटी, औषधि पौधा और हिंदू धर्म का जो है महत्वपूर्ण पौधा लिख दिया। तो आप में से ज्यादा लोगों ने सही कर लिया होगा कि ये क्या, ये तुलसी की बात कर रहा है डियर। तुलसी का वानस्पतिक नाम भी पूछ सकता है, ओसिमम सैक्टम है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? क्या ताजा जल, पीने योग्य जल, आशुद्ध जल या नल का पानी? तो पीने के लिए जो सुरक्षित पानी है डियर, उसे हम सिर्फ पीने योग्य पानी ही कहते हैं। कई बच्चे इसमें आशुद्ध जल समझे होंगे, लेकिन आशुद्ध जल बता दें, ये एक लैबोरेटरी यूज जल होता है, वाटर होता है, जिसका प्रयोग हम प्रयोगशालाओं में करते हैं डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मेथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो ये जो घटना है ये 3 दिसंबर 1984 की है, भोपाल की है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और भोपाल को हम जो है झीलों की नगरी या झीलों के शहर के नाम से भी जानते हैं डियर। और बता दें, ये जो गैस का रिसाव हुआ था 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को हुआ था और इसमें लगभग 20,000 व्यक्ति की जो है दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी डियर। और ये जो गैस थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम शॉर्ट में या माइसी यानी मिक भी कह देते हैं। और इसके साथ एक गैस और थी, उस गैस का नाम था फास्जीन। तो मिथाइल आइसोसाइनेट और फास्जीन गैस के मिश्रण से ये मौतें हुई थी डियर। तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 2 दिसंबर, 16 सितंबर या 11 जुलाई को? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाने की शुरुआत हुई थी डियर, मैं आपको बता दूं, मनाया तो जाता है प्रतिवर्ष 5 जून को, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो स्टॉकहोम सम्मेलन एक हुआ था अमेरिका में, और ये हुआ था 1972 में। और 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ उसी के बाद से ही पर्यावरण मनाए जाने की शुरुआत हुई। और पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस है हमारे भारत में वो 1974 में मनाया गया था। कहीं कहीं 73 भी मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा 1974 को आयोग एकदम सही मानता है। अगर प्रश्न में
74 ना दिया हो तो आप 73 को टिक कर दीजिएगा डियर। अगर 74 दिया है तो सिर्फ आप 1974 को मारिएगा, एकदम करेक्ट होगा। और ऑप्शन देखते हैं, 2 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं डियर। अगर 11 जुलाई पूछ ले तो ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इसका जो सही ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस, ये 5 जून होगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एम.एस. स्वामीनाथन है क्या है? पारिस्थितिक वैज्ञानिक हैं, पत्रकार हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं या पक्षी वैज्ञानिक हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन क्या हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में क्या पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं या कृषि वैज्ञानिक हैं? तो आप कृषि अगर लगाएंगे डियर, है तो ये कृषि वैज्ञानिक, लेकिन कृषि भी कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी के अंदर ही आ जाता है। तो ए ऑप्शन आप मार दीजिए, वही सही होगा। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है और इन्होंने 1966 से 1967 के बीच में गेहूं और चावल के उत्पादन को काफ़ी उच्चतम स्तर तक ले जाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अगर पूछ ले कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में पारिस्थितिकी वैज्ञानिक या जो हरित क्रांति के जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं डियर, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WIMI कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर या देहरादून? तो डियर जो वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है डियर वो देहरादून में है। और देहरादून कहाँ है? तो ये उत्तराखंड का एक सिटी है देहरादून। और बता दें इस समय वर्तमान में भारत का सबसे साक्षर राज्य देहरादून है, जो कि केरल को पीछे छोड़ दिया डियर, और देहरादून टॉप पर है वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, नोट कर लीजिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे भाग लेते हैं और पौधे किस गैस को सोखते हैं? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं डियर, तभी तो आप को ऑक्सीजन देते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं डियर। अगर हीलियम की बात पूछी जाए तो हीलियम एक प्रकार की नोबेल गैस है, अक्रिय गैस मानी जाती है। और नाइट्रोजन का अगर प्रतिशत पूछा जाए तो 78% है हमारे वायुमंडल में, ऑक्सीजन लगभग 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और जो ये हीलियम है, अक्रिय गैसों का जो परसेंटेज है वो 0.01% के अंतर्गत आती है डियर। इतनी चीजें इस प्रश्न से नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? शाक भक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी या रसायन भक्षी? तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी कि कचरा, मलमूत्र इत्यादि होता है, जो कोई जीव मर जाता है तो उसको जो खाते हैं, ये प्रश्न ये पूछ रहा है डियर, तो वो मृतक भक्षी यानी कि डिकम्पोजर के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इसे हम अपघटक भी कह देते हैं डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। घोषा 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय, पश्चिमी तट, पूर्वी तट या विंध्याचल? तो डियर जो 16 घास स्थल हैं ये पाए जाते हैं कहाँ? तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में पेलिकल पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोकारे, वेलूर में, नीलापट्टू में, कोंथनकुलम में या उपर्युक्त सभी में? तो भारत में जो पेलिकल पक्षी हैं जो अपना रिप्रोडक्शन से जनन करते हैं डियर, वो उपर्युक्त तीनों जगहों पर करते हैं, वेलूर में, नीलापट्टू, कुंथनकुलम में। इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, पेलिकल पक्षी अपना यहाँ प्रजनन करते हैं डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या उपर्युक्त सभी? तो मिनी माता रोग जो है ये उस जल में पाया जाता है, उस मछली को खाने से होता है जिसके जल में क्या? पारा की अधिकता होती है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले मिनीमाता रोग की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो विश्व में सबसे पहले मिनीमाटा रोग की शुरुआत जापान में हुई थी डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर पूछ ले कि भारत में आर्सेनिक सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस कार पर हुआ है? भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ओजोन परत यानी इसका सूत्र O3 होता है और ओजोन परत हमारे समताप मंडल में पाई जाती है, इसे हम स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। और पृथ्वी से लगभग 20 से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है और रिफ्लेक्ट कर देती है। और अल्ट्रावायलेट में सबसे खतरनाक जो अल्ट्रावायलेट है वो अल्ट्रावायलेट सी होती है डियर। अब पूछ रहा है अधिकतम ह्रास कहाँ हुआ है, यानी कि अधिकतम नुकसान कहाँ हुआ है ओजोन लेयर का,
तो वो हुआ है डियर दक्षिणी ध्रुव पर। विश्व में पूछ रहा है, अगर पूछ ले भारत में सबसे ज़्यादा, तो भारत में अगर पूछे कि ह्रास कहाँ हुआ है तो आप बताएंगे कि त्रिवेंद्रम में हुआ है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है डियर, नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जेकानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन या एस और दास? तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जेकानिया, जिन्हें हम एच.जे. कानिया के नाम से जानते हैं, नोट कर लीजिएगा। ये था भारत का पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगर पूछ ले कि प्रेजेंट टाइम में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो इस समय जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिएगा प्रेजेंट टाइम में। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीवों से, नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से या वायु प्रदूषण से? तो डियर जो रेड डाटा बुक है ये विलुप्ति के करीब जीवों के बारे में डाटा देता है, और रेड डाटा बुक की शुरुआत IUCN के अंतर्गत हुई थी, यानी कि IUCN की स्थापना 1948 के तहत हुई थी। और रेड डाटा बुक में ये विलुप्त के कगार जो पेड़ पौधे जीव जंतु आदि होते हैं उनका डाटा जारी करता है डियर, तो इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इनमें से कौन वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? मलिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा या यास्मीन अबरार? तो वर्तमान में अभी प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए अभी फिर से बढ़ा दिया गया है डियर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्य के सभापति? तो बता दें आहूत का अर्थ होता है बुलाने का, और जो ये वर्णन है ये आर्टिकल 108 में निहित है कि संसद के संयुक्त सत्र का जो अधिवेशन बुलाने का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 108 में है, और बुलाते हैं राष्ट्रपति। लेकिन अगर पूछ ले संचालन कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष इसका संचालन करते हैं। प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। अगर बुलाने को पूछे तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, और संचालन लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। और लोकसभा जो है ये निम्न सदन माना जाता है, जबकि इसे प्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे प्रिय सदन भी कहा जाता है। अगर उच्च सदन की बात पूछी जाए तो राज्यसभा जो है उच्च सदन कहलाता है, और राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि इस समय वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जी हैं डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? क्या भाग 3, भाग 9, भाग 6 या भाग 4? तो संविधान का जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है डियर वो भाग 9 में दर्ज हैं। अब बता दें पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, तो राजस्थान के नागौर में 24 अप्रैल 1959 को हुई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 24 अप्रैल को क्या पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल याद रखिएगा पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी डियर, तो नोट कर लीजिएगा इतनी चीजें। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगर पूछ ले पंचायती राज व्यवस्था किस सरकार का अंग है? क्या केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के, या समवर्ती सूची का विषय है? तो जो ये पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं ये राज्य सूची का विषय है डियर, नोट कर लीजिएगा। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो पंचायती राज है ये किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये राज्य सूची का विषय होता है डियर। इतनी चीजें इस प्रश्न से। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है राष्ट्रपति की शक्तियों से, इस ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, या संसद की शक्तियों से? तो 74वां संविधान जो संशोधन हुआ था डियर ये इस शहरी स्थानीय स्वशासन से था। अगर 73वां प्रश्न में पूछता तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से था। अगर पूछ ले कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन माने जाते हैं, तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो रिपन को मान लेते हैं डियर हम। ये भी आप चीजें नोट कर लीजिएगा, इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड या आयरलैंड? तो विधि का जो शासन का विचार है डियर ये हमने कहाँ से लिया है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो विधि का जो शासन का विचार है डियर ये इंग्लैंड से लिया गया है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा सी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या लोकसभा का सचिवालय? तो लोकसभा का चुनाव हो या कोई चुनाव हो, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, कोई भी चुनाव आप देखते हैं तो ये भारत का अगर निर्वाचन आयोग करता है, केंद्र सरकार के चुनावों का
जो लिस्ट होती है अधिसूचना जारी करता है। अगर राज्य स्तरीय चुनाव है तो राज्य स्तरीय जो है निर्वाचन आयोग इसका जो है शेड्यूल जारी करता है डियर। अगर निर्वाचन आयुक्त की बात आई है तो बता दें निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो टोटल आर्टिकल 324 में निहित किया गया है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग का जो कमेटी है ये त्रिस्तरीय है, इसमें 3 स्तर हैं, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 सह चुनाव आयुक्त होते हैं। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये सुशील चंद्रा जी हैं और 2 जो सह आयुक्त हैं इनमें अनूप चंद्र जी पांडे जी का एक नाम है और दूसरा राजीव कुमार जी का नाम है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। लोकसभा कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार या प्रश्नकाल? तो लोकसभा जब चलती है उसके पहले जो घंटे का कार्य है उसको हम प्रश्नकाल कह देते हैं, जो कि 10 से 11 का होता है। शून्यकाल ये 11 से 12 आपको पता है, शून्यकाल भारत की ही देन है, भारत ने खोजा है इसको। ये 12 बजे से 1 बजे के बीच में शून्यकाल की व्यवस्था भारत ने की है, ये भी आप चीज़ें नोट कर लीजिएगा। वर्षा जल संग्रहण क्या है? क्या पानी का वितरण है, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो वर्षा जल का जो संग्रहण होगा वो प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण होगा डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सी नहीं होगा कि वर्षा जल का जमाव कर दें, इससे क्या होगा, इससे मलेरिया नामक बीमारी फैल जाएगी, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु या वायरस फैल जाएंगे, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है डियर, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर में, कार्बेट में, काजीरंगा या गिर में? तो भारतीय गैंडा या एक सींग वाले गैंडे जो है ये काजीरंगा में पाए जाते हैं, जो कि असम में पड़ता है। और असम के अलावा पश्चिम बंगाल में भी जो है एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं डियर। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है, कार्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में पड़ता है और गिर नेशनल पार्क ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, जो कि गुजरात में पड़ता है डियर। तो चारों ऑप्शन क्लियर हुए होंगे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, अपघटक उपभोक्ता उत्पादक या उपभोक्ता उत्पादक अपघटक? तो सबसे पहले उत्पादक आता है, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक आते हैं। सबसे पहले हरे पेड़ पौधे आते हैं, फिर उनको जो खाता है वो उपभोक्ता कहलाता है, फिर उपभोक्ताओं को जो खा लेता है वो अपघटक कहलाता है। और प्रत्येक श्रेणी में 10% ऊर्जा जो है वो एब्जॉर्ब होती है, बाकी 19% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। और ये 10% का जो रूल एंड रेगुलेशन है ये लिंडमैन ने दिया था, 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट में फिट कर लीजिएगा डियर। ये थे टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तर प्रदेश यूपीटीईटी के 2018 का ईबीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का फुल एक्सप्लेन वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड सर्किल के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो अगर समझाने का तरीका मेरे अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इसके बाद फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।